जय गुरुदेव। क्लास 6 मैं अरविंद कुमार सिंह वीडियो के माध्यम से आज आपके बसंत पाठ की दूसरी प्रस्तुति बचपन वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। बचपन की लेखिका कृष्णा सोबती, इनका जन्म गुजरात जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है 18 फरवरी 1925 को हुआ था और उनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को हुई। कृष्णा सोबती अपने उपन्यास और कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपनी कहानी में संस्कार, सरल भाषा और ज्ञान, इन खूबियों को खूब सजोया है, बताया है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी 2017 को सम्मानित किया गया। तो ये था लेखिका के बारे में। बच्चों, अब चलते हैं पाठ की तरफ। बचपन, इन्होंने एक संस्मरण आपके पाठ में प्रस्तुत किया है। बचपन, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। देखते हैं कैसे इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। इनकी एक अभिव्यक्ति देखिए। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। समझ में आया? अपने बचपन की स्टोरी कहते हुए इनको चाहे जैसे संबोधित कर सकते हो, सभी उनके ऊपर उतरता है। चाहे दादी, चाहे नानी, जिस पद से आप इनको कहना चाहो, ये कह रही हैं कि उसी पद से इनको संबोधित करो। क्योंकि जब हम अपने बड़ों से नाम लेते हैं, बड़ों का, तो उनको अवस्था देख करके संबोधित करते हैं, न कि उनका नाम लेकर के बुलाते हैं। क्लियर? आज हम लोगों को भी वैसा करना चाहिए कि अवस्था देख करके उनसे कुछ न कुछ संबंध बनाते हुए हमें बोलना चाहिए। सपोज अगर मैं आपका शिक्षक न होता तो आप हमको क्या कहते? ताऊ, दादा, अंकल, यही कह करके करते ना। सेम वही यहां बोला जा रहा है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूं। शायद इसलिए पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर नेकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बच्चों, सेम स्थिति बता रही हैं लेखिका कि वह पिछले शताब्दी की पैदा हुई थी। पिछले शताब्दी में कौन सा ईयर था? 19वीं। आज क्या चल रही है? 20वीं। तो लेखिका कब पैदा हुई थी? बताए थे 1925 में। तो कब पैदा हुई थी? 19वीं सदी की। आज चल रही है 20वीं सदी। क्लियर? और तब के जमाने में जैसे आप पहनते हैं चटकोरे रंग, नीला, हरा, ग्रे, तो उसी तरह की बचपन में भी लेखिका पहनती हैं। लेकिन आज उनका मन क्या हो गया है?
हल्के रंग के कपड़े पहनने और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते जो बचपन में पहने थे वह अब याद आ रहे हैं। बचपन के कुछ फ्राक तो मुझे अब तक याद हैं। लेखिका जो पहनी थी उसका जिक्र इन्होंने कर रही। हल्की नीली और पीली धार वाली फ्राक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्राक, नीले गुलाबी रंग का फ्रिल। उन दिनों फ्राक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। आज लड़कियां रिबन नहीं बांध रही हैं, लेकिन उस समय जैसे फ्राक हो उससे मिलता जुलता रिबन बांधने का फैशन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्राक जिसके नीचे फर टंकी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो इस तरह इनके जो सबसे सुंदर वस्त्र थे जिसका उल्लेख इन्होंने 2 ट्यूनिक के नाम से किया है। एक चॉकलेटी रंग का है जो अंदर की ओर प्याजी थी, दूसरा ग्रे उसके साथ सफेद कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, अर्थात उनके पास खूब ढेर सारे मोजे थे। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। देखिए, मोजे अपने हाथ से धोने के लिए, क्योंकि वो छोटी चीज है और उसे प्रतिदिन धोना चाहिए, नहीं तो बदबू देने लगता है, इसलिए लेखिका कह रही है कि घर से सख्त हिदायत थी कि मोजे जो है वह बच्चों को स्वयं साफ करने पड़ेंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पालिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पालिश चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पालिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा ये पहले से ही ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। ठीक, अपने ज़माने की बात कर रही, जब ये विद्यार्थी थी तो तगड़ा चमड़े का जूता होता था, भले ही फिट नंबर का उनको जो 5-6 लगता था पहनती थी, लेकिन ये कि जब नया रहता था तो जूते पैर को काट देते थे, और जब 1 महीने आदत पड़ जाती थी पहनने की तब वो सेट हो जाता था। तो वही लेखिका बता रही है कि जूते के साथ इलाज भी हमको शुरू करना पड़ जाता था। आज नायलॉन के इस तरह जूते मिल गए हैं, उनको चाहे तुरंत खरीदो लेकिन आरामदेह रहते हैं, उनसे कष्ट नहीं होता है।
जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने साथ रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका जो पुस्तक पढ़ रही है या पढ़ रहे हैं, उनके जीवन के बारे में और अपने जीवन से तुलना करते हुए कह रही है कि अब हमारे और तुम्हारे जीवन में बहुत फर्क पड़ गया है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। जन्म गुट्टी एक तरह से समझो ऑलिव ऑयल। यह शनिवार को स्कूल में पिलाया जाता था, घर पर पिलाया जाता था, जिससे रोग नहीं होते थे। यह बड़ा मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। जैसे यहाँ अभी किसी चीज़ का टीकाकरण होने लगता है तो बच्चे छुप छुप करके भागने लगते हैं, उसी तरह जब ये शीशी पिलाई जाती थी तो लोग छुप छुप कर भागना चालू कर देते थे और उनको सुबह से ही नाक में इनकी सुगंध आने लगती थी। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली आने लगती थी। अर्थात उस आयल को जब इतनी डोज देनी है देखते थे तभी मिचलाहट आने लगती थी, पलटी आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न न थे। ग्रामोफोन मतलब जैसे आज सीडी है, उसकी जब इच्छा हो आप डालिए और तुरंत सुन लीजिए। उसी तरह एक कैसेट होता था, वो कैसेट नुकीले कील उस पर रखी जाती थी, वो जब डोलता था तो उससे आवाज़ आती थी। तो इस तरह उसको ग्रामोफोन कहते थे। तो वही सिर्फ कुछ घरों में ग्रामोफोन था, रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। बचपन में स्कूल में बेचने के लिए क्या आते थे? कुल्फी आते थे जो तुरंत बनाते थे, और आज उसकी जगह क्या हो गई है? आइसक्रीम, जो खरीद के ले आकर के फ्रिज में रख दी जाती है और जब इच्छा हो तब खाई जाती है। कचौड़ी, समोसा, पहले कचौड़ी जो बनती थी, समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। लेमनेड और विम्टो मिलती थी, कोक नहीं मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की, भुनी हुई ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। कौन बोल रहा है? लेखिका कृष्णा। देखो अपने बचपन के दिन को कैसे वो बिताई थी, उसको हूबहू लिख रही है जैसे यह हमारे साथ गुजर रहा हो। घर मैं चॉकलेट कर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौट कर
साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे कॉफल, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसभरी। कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भून जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई गई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाएं, अर्थात गोल घुमा करके उसमें चने डाल दिए जाते थे। वह बच्चों को बुन करके दिए जाते थे कुछ पैसों में खाने के लिए। चने जोर गरम। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन्हीं दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डाल लेने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंग गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु कुछ स्वयं कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के बीच भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सरवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उन पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और दूसरे सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। देखिए इस तरह ट्रेन का एक मॉडल जो है स्कैंडल पॉइंट पे बनाया गया था। तो जैसे ट्रेन की आकृति होती है उसी तरह शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बनाया गया था। डिब्बे लगे हुए थे ट्रेन में और लालटेन जलाई गई थी कि ट्रेन चल रही है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकानों के साथ
एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जिसको भी पहली बार चश्मा लगता है डॉक्टर यही सलाह देते हैं, कंटिन्यूअस 1-2 साल पहन लो, उसके बाद चश्मा उतर जाएगा। वही हाल इनके साथ भी हुई, लेकिन बच्चे जब इनको देखते थे तो कुछ न कुछ कहते थे। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही हो रहा था। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। देखो चचेरी भाई कैसे चिढ़ा रहा है। मैं कीजिए कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रह गई। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, अर्थात अब चेहरे पर चश्मे की आदत पड़ गई है। जो लंगूर जैसी थी वह हट गई है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दोनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबेते वाली हिमाचली टोपियां। इस तरह पाठ समाप्त हुआ। इसी तरह आप लोग भी पिछले महीने में जो भी काम किए हों उनके संस्मरण 5 लाइन में अपनी कॉपी में लिखिए, जैसे कृष्णा शोभती ने लिखा। ठीक। अब प्रश्न अभ्यास देखो। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में सुबह इतवार के दिन मोजे साफ करती थी और बूट पालिश कपड़े से अपने जूते को रगड़ करके खूब चमकाती थी। क्लियर? तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण देती हैं। बचपन में निकर, फ्रॉक और पहनना वह हट गया है। समोसा की जगह पेपीज और कुल्फी की जगह आइसक्रीम और
कोक शरबत की जगह मिलने लगा है। इस तरह पहनावे और खाने से लेकर के लेखिका के ज़माने से और आज में परिवर्तन हो गया है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। जब रात भर लेखिका काम करती थी, इससे उसकी आंखों को कम दिखाई देने लगा और डॉक्टर ने कहा कुछ दिन लगातार चश्मा लगाओगी तो तुम्हारी आंख का चश्मा उतर जाएगा। इनके भाई ने चश्मा लगाने पर इन्हें लंगूर जैसा चेहरा कहा था। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उसमें से कुछ फलों के नाम बताओ। चना, जोर गरम, अनार। इस तरह पाठ में और भी फल दिए गए हैं। उन फलों और खाने की चीजों का जिक्र आप देख करके करो। इस तरह आपका प्रश्न ये 4 और जो मेरी तरफ से दिया गया है संस्मरण अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखो। धन्यवाद।